भारत सदियों से जाति प्रधान देश रहा है। जिस जातीय व्यवस्था के तहत अब तक का हर ढांचा, हर हिस्सा इस बात से वाकिफ ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा भली भांति इस बात को जानता है कि वह किस जाति का है। जिस देश का बच्चा जातीय अहंकार और तिरस्कार के चलते बड़ा हो रहा है, जिस देश का बच्चा जातीय अहंकार और तिरस्कार के चलते बड़ा हो रहा है, और जब आज जातीय आधार सब जगह मौजूद है, चाहे वह धर्म का मामला हो, व्यापार का मामला हो या शिक्षा का हो, यानी सारे सामाजिक सरोकारों में यह व्यवस्था इतना घर कर गई है कि उससे निकलना आसान नहीं है। जब राष्ट्रीय विकास की योजना के लिए जनगणना कराई जा रही हो और उसमें इस महत्वपूर्ण आधार को दरकिनार कर दिया गया हो, तो यह कहीं न कहीं ज्वालामुखी की तरह दबाए जाने की एक साजिश जैसा ही है। भारत पर जब विदेशी शासन था, तब उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्वरूप को समझने हेतु 1931 में जो जनगणना कराई थी या योजना बनाई थी, वह जनगणना जातीय आधार पर हुई थी। पर आज हम आजाद हैं, तो जातीय जनगणना कराने में क्या संकट है? यही ब्राह्मणवाद का असली चरित्र है, जो सच को सलीके से छुपाए रखना जानता है, जो सच को सलीके से छुपाए रखना जानता है। और इस बार भी यही हो रहा है। इससे एहसास होता है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी किस प्रकार से इस ब्राह्मणवाद के अंग्रेजों से भी ज्यादा बदमाश नुमा शासन के चरित्र के कारण घुट घुट कर जी रही है। कभी भी पिछड़े मुख्यधारा में न आ जाएं, उसके लिए सारी साजिशें की जा रही हैं। कभी यह दलितों से नाता जोड़ता है, और जब पिछड़े सत्ता में आते हैं तो उनका खैरख्वाह हो जाता है, जिससे वे उन पिछड़ों को भी ब्राह्मण बना देते हैं। यह मेरा निराशावादी नजरिया नहीं है, बल्कि यही सच्चाई है। भारत का जनगणना अभियान 2011 के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें पिछड़ी जातियों की गणना या जातीय गणना न किया जाना ही आज हमारी समस्या है। सुनने में लगता है कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसमें जाति की पहचान नहीं की जा रही है। सामान्यतः हमारे बहुत सारे साथी इस बात से कुछ खास सरोकार नहीं रखते। दरअसल समस्या यहीं से खड़ी होती है। मैं अभी दो तीन लोगों से बात कर रहा था आते वक्त, अरे इसमें कौन सी ऐसी बात है, इससे विवाद हो जाएगा, संकट हो जाएगा, जातियों का फिर एक एक पहचानना पड़ेगा। अरे भाई, आप अगर खून की जांच कर रहे हो, उसमें अपने अपने मतलब की चीजें आप ढूंढ लिए, और उसके बाद जो बाकी चीजें नुकसान करने वाली हैं वो आपने छुपा दिया, या जो नहीं है उनको भी आपने बढ़ा के बता दिया, तो इसका मतलब कि आप एक गलत रिपोर्ट दे रहे हो। तो साजिशन एक बड़ी साजिश है। मोटे तौर पर यदि यह सवाल उनसे किया जाए कि जरूरत क्या आ गई जनगणना की, तो बहुत सारी उपयोगिता गिना दी जाएगी इंतजामात के। पर पिछड़ी जातियों के इंतजामात की उन्हें क्यों चिंता होगी? संविधान में उल्लिखित बहुत सारे विधान पिछड़ों को दिए जाने में 10 को लगा दिए गए, और उनमें इतने पेच लगा दिए गए जिससे उनकी प्रासंगिकता ही बदल गई। जबकि उन पर तत्काल अमल किया गया होता तो इतनी बड़ी समस्या न खड़ी होती। ठीक उसी तरह की समस्या फिर खड़ी की जा रही है जनगणना 2011 में, जो पिछड़ी जातियों के लिए या तमाम ऐसी जातियों के लिए जो शासन या उसमें मुख्य धारा में नहीं है, उनको छुपाए या बचाए रखने। पिछले दिनों महिला आरक्षण में पिछड़ों की महिलाओं के आरक्षण की पुरजोर मांग करने वाले यादव नेतृत्व, जिसे इस देश का मीडिया इस तरह प्रचारित किया कि केवल 3 यादव ही इसके विरोधी हैं, और जबकि सच्चाई थी कि उनके लोग भी उसके विरोधी हैं। जो महिलाओं के असली दुश्मन हैं वो पिछड़े नहीं बेचारे, तो उनके साथ काम करते हैं। मेरी मां मेरे पिताजी के साथ काम करती है, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जिन्होंने इस देश का खून पिया है वो अपनी बीवी के साथ कोई काम नहीं करते, और यहां तक कि कई वास्तविक काम नहीं करते, वो उनके साथ और लोग करते हैं, वो दूसरों के साथ और बहुत सारे काम करते हैं। ये सच्चाई है जहां वो महिलाओं की बात करना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने इस तरह प्रचारित किया कि केवल 3 यादव, मैं दिल्ली में बैठा हूं, प्रेस क्लब में होता हूं, तो वहां ये बात आती, यादवों का देखिए, यादव बंधु, फलाना बंधु। अरे भाई, वो एक बात उठा रहे हैं, उनकी समस्या है, यादव ही इसके विरोधी हैं। यही हाल कमोबेश हर आंदोलन की है जहां यादव की अगुवाई करता है। यद्यप जनगणना के उस मुद्दे पर अभी तक जब हमारे अगुवा ही इससे बेफिक्र हैं, ऐसी स्थिति में आज के इस आयोजन के इंतजामकार यानी यादव बौद्धिक फाउंडेशन के लोग बधाई के योग्य हैं, जिन्हें इस बात की चिंता हुई और उन्होंने इस आयोजन के विषय में सोचा, जो पिछड़ों के सामाजिक एवं संवैधानिक हकों का पुनर्जागरण साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। समस्या, मैं दो तीन बिंदु कह करके फिर चुप हो जाऊंगा।
क्या क्या समस्याएं हैं। आज जिस जगह पिछड़े खड़े हैं, अभी हम बताए जा रहे थे कि हम बहुत मेहनत करके आए। भाई जरा उनसे पूछिए बहन जी, जो किसी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल थे और उन्हें केवल ये कह करके कह दिया गया कि अरे आप काबिल नहीं है। कितना मतलब काबिलियत भी, और उसको जब जलालत मिलती है तो वो दो तरह की मार होती है, एक तो ऊपर से और दूसरी दिल से, और उनका दिल इतना मजबूत है कि बैठता नहीं। सदियों से इस चीज को झेल रहे हैं। जिस जगह पिछड़े खड़े हैं उनके विकास की इस जगह तक आने में सरकारों का योगदान यूं तो न के बराबर है। असंगठित रहने पर आगे भी यही गति होनी है। हम राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी आधार के अपनी संख्या का अंदाजा लगाया करते हैं, जिसे सरकारी मशीनरियां कोई 42% कहता है, मंडल कमीशन 54%, और इसी को आधार बनाकर अब तक बामुश्किल 27% आरक्षण, और उसमें भी समय समय पर अनेक अन्य जातियां जिन्हें जबरिया इसमें ठूंस दिया गया है। ठूंस दिया जाना शब्द इसलिए कह रहा हूं कि इस देश का जाट जो केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली के थोड़े सराउंडिंग में रहता है, जिस समय ये मूवमेंट चल रहा था, मैं शरद यादव के यहां रुका पोस्टर बना रहा था, उस समय इन्हीं जाटों के लौंडे और वो जीन्स धारणी लौंडियां पूरे विचारों को एक एक आदमी को जला रही थी, विरोध कर रही थी, और इस बेशर्म देश की सत्ता और व्यवस्था ने उन्हें ऐसे ठूस दिया पिछड़ों में कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, चलो उनको रोको। और मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद से जब से आरक्षण लागू हुआ है, वो सुंदर सुंदर स्त्री व पुरुष सारा पिछड़ों का हक मार करके ऐंठ करके बैठ जा रहे हैं, और कहीं वो नहीं कहते, उनका पिछड़ा वर्ग का आंदोलन बुला करके देखिए, वो कहीं आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इसका विरोध कौन करेगा? इसमें ठूस दिया गया या साजिशन उनको शरीक किया जा रहा है। पिछड़ी जातियों के असंगठित होने की वजह से ही यह अपने वाजिब हक से महरूम होते जा रहे हैं, जिसके नियामक संगठन तो हैं ही नहीं। यदि कोई कहता है कि यह वह संगठन दिखावे है, तो वो दिखावे का है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि दक्षिण भारत इन तमाम मुद्दों पर मौन है, जो हमेशा इन मुद्दों को सबसे आगे रखता था। राजनैतिक अज्ञान, समय और समझ का सारा प्रयोग अपनों को कमजोर करने में लगाया जा रहा है, जिसका बड़ा कारण जातीय दलों का कुकुरमुत्तों की तरह उदय होना, जो मूलतः पिछड़ों के सामूहिक हितों की बजाय निजी हित साधना में लगे हैं, या पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा के नाम पर कुटुंब से उतरकर पुत्र या पुत्रियों तक सिमट जाते हैं या समेट दिए जाते हैं। आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समृद्धि का संकट, सामाजिक कुरीतियों का प्रकोप तथा अंधविश्वास, धर्मभीरुता का सर्वाधिक भार इन्हीं पिछड़ी जातियों के हिस्से, जिससे ये सर्वाधिक ब्राह्मणवाद के शिकार हैं। सरकारी नौकरियों में भेदभाव, जिससे सबसे बड़ा प्रतिभावान होने के बावजूद इनकी उपेक्षा की जा रही है। बचा खुचा जो भी है वह 9 पिछड़ी जातियां हड़प ले। इसके समाधान के लिए मैंने 2-3 बिंदु कहे हैं। पिछड़ों के सामाजिक बदलाव के लिए जिस पुनर्जागरण की आवश्यकता है, वही उत्पन्न संकट के लिए आवश्यक हो गया है। मूलतः वही निदान भी है, यद्यपि जिसका अभी तक कोई ढांचा भी दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों के पुनर्जागरण के लिए इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है, जिसके प्रदर्शन और विरोध से ही दबाव बनाया जा सकता है। अब तक के सारे सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो भी हुआ, उससे निकले विकल्प नाकाफी साबित हुए हैं या हो रहे हैं। ऐसे विकल्प फिर सफल नहीं होंगे यदि उनकी निगरानी की बौद्धिक संस्था नहीं बनाई जाती है। तो पूरी जनगणना के महत्वपूर्ण बिंदु को बहुत ही चालाकी के साथ छोड़ा जाना, जिसमें सब कुछ होगा पर जाति का कालम नहीं होगा, जिससे देश की असली सामाजिक तस्वीर निकल कर आएगी। अतः हमें इस मंच के माध्यम से मांग करनी चाहिए, अधूरी जनगणना क्यों? एक स्लोगन होना चाहिए, वही अधूरी जनगणना क्यों? और जब इस देश की पहचान जाति आधार पर है, शादी ब्याह अपनी जातियों में होता है, राजनीतिक दल जाति आधार पर प्रत्याशी लाते हैं, जात के आधार पर कामकाज बटे हैं, यहाँ सदियों से समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है जिसमें जाति की पढ़ाई की जाती है, सारा इतिहास जाति उत्कर्षों से पटा पड़ा है, फिर जातीय गणना करने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? पिछड़ी जातियों की ही जनगणना क्यों? जाति आधारित जनगणना हो, सभी जातियों की हिस्सेदारी, जिनमें आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व राजनैतिक आंकड़े प्राप्त हो जाए। परंतु पिछड़ी जातियों की संख्या से जो उन्हें भय है कि कहीं क्रांति न हो जाए, क्योंकि सदियों से 15% लोग 95% देश की संपदा पर हक जमा कर बैठे हैं। साथियों, मैंने ये शब्द लिखे थे और जो सोच समझ करके आया था, क्योंकि मैं जब एक और बोलता हूँ तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि आप रास्ते से कुछ भटक जाते हैं,
तो मैं यहाँ भटका नहीं हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार।